Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the probability concepts. These are the objectives of this chapter. First of all, what is probability? Then explain the terms experiment, event and outcome. ये तीन चीजें बहुत important हैं. Experiment क्या होता है, event क्या होता है, outcome क्या होता है. Identify and apply the appropriate approach to assigning probability. हमारे पास तीन जो अप्रोचेस हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्लासिकल, एम्पिरिकल और तीसरी जजमेंटल. हम तीनों में से कौन सी अप्रोच कब अप्लाई करनी है, वी विल डिस्कस. कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज यूजिंग द रूल्स ऑफ एडिशन. पहले तो प्रोबेबिलिटी के बारे में था, अब उसके रूल्स हैं. रूल्स ऑफ एडिशन है. जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल है. डिफाइन द टर्म कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूसी टेबल क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए. कैलकुलेट अ प्रोबेबिलिटी यूजिंग द बेस थ्योरम. बेस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बेसियन स्टैटिस्टिक्स की बेस है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे. डिटरमिन द नंबर ऑफ आउटकम्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. काउंटिंग के दो रूल हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, वो हम डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, it is a value between 0 and 1 inclusive. ये 0 और 1 के दरमियान होती है और 0 और 1 भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं. Describing the relative possibility, chances are likelihood that an event will occur. एक इवेंट अक्कर होगा, उसके चांसेस क्या हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, उस नंबर, वो नंबर है, इस चीज को डिस्क्राइब करता है. तो ये एक प्रोबेबिलिटी एक वैल्यू है, 0 और 1 के दरमियान होती है. 0 1 भी हो सकती है और वो किसी इवेंट के अक्कर होने के चांसेस को, उसकी लाइक्लीहुड को बताती है. तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी. एक्सपेरिमेंट, इट इज एन एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस that leads to the occurrence of one and only one of several possible observations. एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर एक वक्त में एक ही जो पॉसिबल आउटकम जो है वो आ सकती है. एन आउटकम इज द पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. और आउटकम क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. एन इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. और इवेंट क्या होता है, इसमें एक या एक से ज्यादा आउटकम्स जो है वो होती है. ये सामने देखें, ये उसने एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया है, स्केल बनाया हुआ है. उसके बाद नीचे जो एक्सपेरिमेंट इवेंट के बारे में कुछ चीजें दी है. तो प्रोबेबिलिटी को देखें तो यहाँ 0 से लेकर 1 तक जा रही है, 0 से 1 तक. तो 0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी आवर सन विल डिसअपीयर दिस ईयर. तो ये इसकी चांसेस जो है बिल्कुल चांसेस 0 है, चांस हमें सूरज नजर नहीं आएगा. तो ये इसी तरीके से है. चांस ऑफ रेन इन फ्लोरिडा दिस ईयर. तो फ्लोरिडा में जो बारिशें हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो कोई कह नहीं सकता कि पूरा साल बारिश नहीं होगी. तो ये है श्योर इवेंट, इसको श्योर इवेंट बोलते हैं. तो ये जो 0 से 1 तक इसमें वेरी करती है, तो डिफरेंट इसकी प्रोबेबिलिटी. 0.5 का मतलब है कि 50-50 चांसेस है. जैसे हमारा जो कॉइन होता है उसका हेड और टेल के दोनों के आने के चांसेस 50% होते हैं. तो ये प्रोबेबिलिटी का स्केल है 0 से 1. तो एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जांपल रोल अ डाई. आप एक डाई जो है थ्रो करते हैं, तो वो एक एक्सपेरिमेंट है. और ऑल पॉसिबल आउटकम्स उसकी है 1 2 3 4 5 और 6, ये कोई भी उसमें हो सकता है. तो ये उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स है. और उसमें सम पॉसिबल इवेंट्स है. ऑब्जर्व एन इवन नंबर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑब्जर्व एन इवन नंबर. इवन नंबर में क्या कौन कौन से आएंगे, 2 4 और 6. तो उसमें 3 आउटकम्स आ रही हैं इस इवेंट के अंदर. तो ऑब्जर्व अ नंबर ग्रेटर देन 4. तो ग्रेटर देन 4 में हमारा जो है वो 5 और 6 ये 2 नंबर आ रहे हैं. ऑब्जर्व नंबर 3 आर लेस. तो 3 आर लेस में 1 2 3 ये 3 नंबर आ रहे हैं. तो ये इवेंट जो है उसमें एक आउटकम भी हो सकती है, एक से ज्यादा आउटकम्स भी हो सकती है. तो ये हमारा जो है एक्सपेरिमेंट क्या है, पॉसिबल आउटकम जो उसकी है वो क्या है, और इवेंट क्या होता है, ये इसको डिफाइन करता है. नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये बार बार ये जो दो डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव की, हम बार बार यूज करेंगे डिफरेंट इवेंट्स के बारे में, डिफरेंट रूल्स को पढ़ते हुए.
So events are mutually exclusive if the occurrence of any one event means that none of the others can occur at the same time. तो अगर हमारे पास दो इवेंट्स हों और उनमें से एक अक्कर हो रहा हो तो दूसरा अक्कर ना हो सकता हो, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर एक अक्कर होगा तो दूसरा अक्कर नहीं होगा। जितने भी इवेंट्स हमारे पास हों, एक है, दो है, चार है, 10 है, जितने भी इवेंट्स हों, एक अक्कर होगा तो दूसरा नहीं होगा। अगर ऐसा है कोई भी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता, एक वक्त में सिर्फ एक, तो इट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये सारे इवेंट्स होंगे वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। एंड कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव events if at least one of the events must occur when an experiment is conducted। आप जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो कम से कम एक इवेंट उनमें से लाजमी आए। अगर एक इवेंट लाजमी आए तो ये कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वक्त दफा कोई भी इवेंट ना आए, ये नहीं हो सकता। अगर कोई एक दफा ऐसा भी हो कि कोई भी इवेंट ना आए तो वो फिर कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव नहीं होगी। The sum of all collectively exhaustive and mutually exclusive events is 1। तो इनकी प्रोबेबिलिटी को अगर सम किया जाए, जिनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की भी और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव की भी, तो फिर इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमेशा 1 होता है। ये सबसे एक अच्छी एग्जांपल जो है यहाँ पर हमारे पास डाई रोल करने की है। तो इसमें भी देखें डाई रोल करने के जो 6 ऑब्जर्वेशन होते हैं वो आपस में 6 की 6 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? इसलिए कि जब भी हम उसको थ्रो करेंगे तो कोई एक ऑब्जर्वेशन आएगी 6 में से। ये नहीं हो सकता कि एक वक्त में 2 ऑब्जर्वेशन आ जाए, तो इसलिए दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव कैसे है कि आप जब भी डाई थ्रो करेंगे तो उनमें से एक तो आएगी, तो कम से कम एक तो आनी ही आनी है। तो इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। इसलिए आप इन सबकी प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे तो वो 1 आएगा। जो एक 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 की भी 1/6 है, 4 की भी 1/6 है, 5 की भी 1/6 है और 6 की भी 1/6 है। इन 6 की प्रोबेबिलिटीज को अगर सम करेंगे तो उसका सम जो है वो 1 होगा। Events are independent if the occurrence of one event does not affect the occurrence of another। तो यह इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, इसको भी हम यूज करेंगे इसकी डेफिनेशन को आगे रूल्स में, मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर इसके इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? अगर एक इवेंट अक्कर हो तो उसका इफेक्ट दूसरे पर ना हो, चाहे वो अक्कर हो या ना हो। तो एक इवेंट अक्कर हो और उसका इफेक्ट दूसरे पर भी अगर हो तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा बल्कि डिपेंडेंट इवेंट होगा। तो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट if the occurrence of one event does not affect the occurrence of another। Now the different definitions of different methods of assigning probabilities: classical and empirical probability। Classical probability is based on the assumption that the outcomes are equally likely। तो equally likely outcomes क्या होती हैं? जिनके अक्कर होने की जो probabilities बराबर हों, they are called equally likely। Using this concept, the probability of an event is calculated as number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes। तो हमारे पास ये मेन डेफिनेशन है। इंपेरिकल में भी डेफिनेशन यही यूज होती है, लेकिन कंसेप्ट का डिफरेंस है। इंपेरिकल में हमारे पास पास्ट डाटा होता है जिसकी बेस पर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जबकि क्लासिकल में हमारे पास पास्ट डाटा नहीं होता बल्कि एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली होगी। जब भी आउटकम्स इक्वली लाइकली होगी, जैसा कि हमने एग्जांपल ली कि डाई को रोल करें वो इक्वली लाइकली है, इसी तरीके से हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनमें से हमने किसी एक को सीआर बनाना है तो सब के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो वो भी इक्वली लाइकली है। तो वहां पर भी अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि कोई 2 स्टूडेंट्स हैं वो कैसे, तो उनका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होगा वो 2 होंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा वो 10 होंगे, तो 2/10 आ जाएगी। तो एक की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें 2 की कितनी होगी तो वो 2/10 हो, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम उसमें 2 आएंगी और टोटल आउटकम जो होगी वो 10 होंगी, तो 2/10 हो जाएगी। तो ये है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी रूल वही है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या होगा कि आपकी तमाम की तमाम आउटकम्स जो होगी वो इक्वली लाइकली होंगी। इंपेरिकल में रूल यही यूज होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग
is the fraction of the time similar events happened in the past. पास्ट में वही वाला इवेंट कितनी दफा कर हुआ। तो हमने एक एग्जांपल लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि फॉर एग्जांपल हम जो जाते हैं जूस कॉर्नर पर, तो जूस वाला जो है उसका पुराना रिकॉर्ड बता रहा है कि 10 में से 3 जो होते हैं वो अंडरफिल्ड होते हैं, एक उसमें ओवरफिल्ड होता है और 7 जो होते हैं वो अप्रोप्रिएटली फिल्ड होते हैं। तो वो उसका पास्ट रिकॉर्ड जो है उसकी बेस पर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि भाई हम नेक्स्ट एक बंदा जा रहा है वहाँ उसी बंदे से जूस लेने के लिए, आप बताएंगे उसकी ओवरफिल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम कहेंगे 1/10, क्योंकि वो 10 में से 1 जो है वो लास्ट टाइम जो हमने डाटा लिया था तो 10 में से 1 जो है वो ओवरफिल्ड था उसका, तो 1/10 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ओवरफिल्ड की। तो उसमें भी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 1 थी और टोटल 10 थी। इसी तरीके से अंडरफिल्ड की 3 है फेवरेबल और टोटल 10 है, तो 3/10 जो होगा हमारा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडरफिल्ड जूस ग्लासेस। तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो तो सेम होगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के लिए कहता है कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ 6-sided die, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड इवन नंबर ऑफ स्पॉट्स अपीयर फेस अप। तो इवन नंबर ऑफ आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी बताई इसके। तो इवन नंबर में हमारे पास 3 आते हैं, 2, 4 और 6। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। There are 3 favorable outcomes, a 2, a 4 and a 6 in the collection of 6 equally likely possible outcomes. तो चूंकि वो equally likely outcomes है, so the probability of even number is equal to 3/6 is equal to 0.5. तो ये इसकी probability आ गई। और empirical probability, empirical approach to probability is based on what is called the law of large numbers. Law of large numbers. The key to establishing probabilities empirically is that more observations will provide a more accurate estimate of the probability. तो यहाँ पे उसने लॉ ऑफ लार्ज नंबर की बात की है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या है कि अगर आपके पास ज्यादा ऑब्जर्वेशन होगी तो ज्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकेंगे। जैसे हमारे पास हमने कहा जी 10 पॉसिबल हमारे पास रिजल्ट्स मौजूद हैं जूस कॉर्नर वाले के 3 उसमें से वो अंडरफिल्ड थे, 1 ओवरफिल्ड था और 7 अप्रोप्रिएटली फिल्ड थे। अब यहाँ पे वो लार्ज नंबर, लॉ ऑफ लार्ज नंबर की बात करता है। अगर इसकी बजाय ज्यादा डाटा होता हमारे पास, हम 100 दफा का उसका डाटा लिया होता तो ज्यादा अच्छी बात थी, वो ज्यादा अप्रोप्रिएटली ज्यादा एक्यूरेसी उसमें आएगी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में। तो इट इज द लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो द की टू एस्टैब्लिशिंग प्रोबेबिलिटीज एम्पिरिकली इज दैट मोर ऑब्जर्वेशन विल प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन होंगी उतनी ही ज्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जी, ऑन February 1, 2003 the space shuttle Columbia exploded। 2003 में February 1 को उन्होंने जो स्पेस शटल कोलंबिया थी वो एक्सप्लोड हो गई। दिस वाज द सेकंड डिजास्टर इन 123 स्पेस मिशंस फॉर नासा। तो नासा के ये 123 मिशन में से दूसरा डिजास्टर है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्यूचर मिशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो फ्यूचर मिशन के लिए हम पास डाटे को यूज करेंगे। तो 123 में से 121 जो थे वो सक्सेसफुल मिशन थे। तो नेक्स्ट मिशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 121 और 123 इज इक्वल टू 0.98। तो 0.98 प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट जो स्पेस मिशन है दैट विल सक्सीड। 0.98 का मतलब है 98% चांसेस। तो ये जब परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 98 होगा और प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आएंगे तो वो 0.98 होगा। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जिसको मैंने जजमेंटल प्रोबेबिलिटी कहा था, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट कोई भी जो पर्सन हो सकता है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, द लाइक्लीहुड ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट हैपनिंग दैट इज असाइन्ड बाय एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है वो कोई इंडिविजुअल जो है वो प्रोबेबिलिटी अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो कैलकुलेट करता है, वो जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है वो उसकी बेस पर वो कर रहा होता है। तो इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। इफ देयर इज लिटिल और नो पास्ट एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन ऑन व्हिच टू बेस अ प्रोबेबिलिटी इट मे बी अराइव्ड एट सब्जेक्टिवली। तो इसमें ये होता है कि जब हमारे पास डाटा भी नहीं है, कोई हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो इसमें
फिर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो कि फार्मूला है वो जो भी उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम बात की थी इसकी जो हमारे वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस की बात की थी। तो उसमें हर बंदा जो है वो अपनी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैं एक बंदा जिसने बिल्कुल कभी ना मैच देखे हूँ ना उसकी कोई इंटरेस्ट हो, उसको क्या पता कि वो वर्ल्ड कप जीतने की बेस क्या होती है। तो जो जो बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को यूज करते हुए वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि नेक्स्ट टाइम जो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस कितने हैं या किसी भी दूसरे कंट्री के। तो उसकी जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, वर्ल्ड कप्स को देखते होंगे, जो प्लेयर्स की सिलेक्शन के बारे में जिनको भी नॉलेज होगा कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, तो जो ही टीम सेलेक्ट हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने अंदाजे बताते हैं कि भाई हमारे ख्याल में पाकिस्तान के जीतने के चांसेस इतने हैं वगैरह वगैरह। हर बंदा डिफरेंट बोल रहा होता है, क्यों? उसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो हर एक का डिफरेंट और साइकी डिफरेंट होती है। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है और उसकी बेस क्या होती है? whatever the information is available with him or her. तो ये it is the subjective probability. Summary of types of probability है जी, approaches to probability, objective, subjective. तो objective में हमारे पास दो है, classical और empirical। और classical में क्या आता है? It is based on equally likely outcomes। और empirical में क्या होता है? It is based on relative frequency। relative frequencies वाली बात आपको याद होगी कि हमारे पास जैसे हमने कहा 10 टोटल आउटकम्स हैं, 10 टोटल जूस के जो उसने ग्लासेस फिल किए हैं उनमें से 3 थे अंडरफिल्ड थे, एक ओवरफिल्ड था और 7 जो थे वो अप्रोप्रिएटली फिल्ड थे। तो उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी जी? 1/10, 7/10, 3/10। तो वो तीनों के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली जो है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा सब्जेक्टिव वाली साइड पे है, इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पर जो है वो कोई भी बंदा जो है अपनी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है। ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कोई क्लासिकल और एम्पिरिकल को हम यूज ना कर सकते हो, हमारे पास एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है, लिहाजा अब हमारे पास एक ही कराया गया है कि हम सब्जेक्टिव मेथड यूज करके प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें। नाउ द रूल्स ऑफ एडिशन। अब हम रूल्स ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। इन प्रोबेबिलिटीज को हमें एडिशन का रूल जो है वो यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। रूल्स ऑफ एडिशन हमारे पास दो है, एक है स्पेशल रूल ऑफ एडिशन, स्पेशल रूल ऑफ एडिशन, और दूसरा जनरल रूल ऑफ एडिशन। स्पेशल रूल ऑफ एडिशन क्या है? इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, the probability of one or the other events occurring equals the sum of their probabilities. तो probability of A और B, हम एडिशन का रूल जब यूज करते हैं तो A और B लिखते हैं या A यूनियन B लिखते हैं। तो A और B, probability of A और B is equal to probability of A plus probability of B। तो यहाँ पे इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दूसरा मेथड है जी जनरल रूल ऑफ एडिशन। इफ A and B are two events that are not mutually exclusive, then probability of A or B is given by the following formula. Probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A and B। तो ये A and B की probability जो है वो माइनस करते हैं हम जब ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। यहाँ में थोड़ा सा देख लें, ये हमारे पास जो इवेंट्स ऊपर वाले हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या मतलब कि ए और बी का आपस में कॉमन कोई भी नहीं है, और नीचे वाला जो है उसमें कॉमन एरिया भी मौजूद है, ये वाला। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालने के लिए हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज को सम कर देते हैं। एक्चुअली तो सम नहीं होना था, लेकिन हमने यहाँ माइनस क्यों किया दूसरे फार्मूले में? वो इसलिए किया कि यहाँ पर ये जो कॉमन एरिया है इनका ए और बी का वो 2 दफा जमा हो गया। जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऐड किया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड किया तो पहले ए वाले एरिया में भी वो शामिल हुआ और बी के लिए भी शामिल हो गया, तो फिर हमने एक दफा उसको माइनस कर दिया। यहाँ पे एक एग्जांपल है जी, एन ऑटोमेटिक शार्प मशीन फिल्स प्लास्टिक बैग्स विद अ मिक्सचर ऑफ बीन्स, ब्रोकोली एंड अदर वेजिटेबल्स। तो हमारे पास डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ वो बैग्स को फिल करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैग्स कंटेन द करेक्ट वेट, बट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द साइज
of the beans and other vegetables, a package might be underweight or overweight. A check of 4,000 packages Excuse me, filled in the sir. past. जी बेटा. सर मैंने ये पूछना था, जो भी आप हमें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला बता रहे थे, इसमें आपने क्या बताया कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो हम फिर माइनस करेंगे बाद में? जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब होंगे तो माइनस नहीं करेंगे, लिखा हुआ भी नजर आ रहा है. जी वाला देखिए, द जनरल रूल ऑफ एडिशन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स दैट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो फिर माइनस करेंगे. जब म्यूचुअली ऊपर वाला जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए उसने लिखा हुआ है स्पेशल रूल ऑफ एडिशन, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, तो ये आपस में जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो सिंपल ए और बी की दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे. जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे तो फिर हम ये माइनस करेंगे. ठीक है, ये जनरल रूल है. तो ऑटोमेटिक शाह मशीन फिल्स plastic bags with a mixture of beans, broccoli and other vegetables. Most of the bags contain the correct weight, but because of the variation in the size of the beans and other vegetables, a package might be underweight or overweight. A check of 4,000 packages filled in the past month revealed. ये उसने डाटा दे दिया जी. अंडरवेट को इवेंट ए कहा, वो 100 बैग्स थे. सेटिस्फैक्ट्री को बी कहा और 3600 थे, और ओवरवेट को सी कहा, उसमें 300 थे. तो सबको सम किया, ये 4000 हो गया. तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी है. तो 100 ओवर 4000 किया तो ये 0.025 आ गया. ये उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकली है इंपेरिकल मेथड को यूज करते हुए. हमने यहाँ पर इंपेरिकल मेथड यूज किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वो वाला नहीं था जिसमें इक्वली लाइकली हो. तो इसमें हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, बल्कि 3 आउटकम्स हैं, उनकी तीनों के चांसेस ही डिफरेंट है, अंडरवेट होने के, ओवरवेट होने के और सेटिस्फैक्ट्री के. इसलिए हमने यहाँ इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी को यूज किया. तो 3600 ओवर 4000 इज इक्वल टू 0.900, 300 ओवर 4000 इज इक्वल टू 0.075, और टोटल सब की प्रोबेबिलिटी का सम हो गया 1. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर पैकेज विल बी ईदर अंडरवेट और ओवरवेट. अब यहाँ पर आपने वो कंसेप्ट यूज करना है, जनरल रूल लगेगा या स्पेशल रूल ऑफ एडिशन लगेगा. तो उसने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर पैकेज विल बी आइदर अंडरवेट और ओवरवेट. तो यहाँ पे ये आप उसमें दोनों जो इवेंट्स हैं, अंडरवेट जो है ए है और ओवरवेट हमारा सी है. आप ये बताएं क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है? ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. क्यों? कि एक बैग या तो अंडरवेट होगा या फिर ओवरवेट होगा. एट द सेम टाइम वो अंडरवेट या अंडरवेट भी और ओवरवेट भी नहीं हो सकता. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो एक वक्त में एक ही होगा, या तो वो बैग अंडरवेट होगा या ओवरवेट होगा या सेटिस्फैक्टरी होगा. तो ये तीनों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. लिहाजा हम स्पेशल रूल ऑफ एडिशन लगाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 0.025 प्लस 0.075 इज इक्वल टू 0.10. 10% चांसेस है, या प्रोबेबिलिटी 0.10 प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो नेक्स्ट बैग है वेजिटेबल का वो अंडरवेट होगा या ओवरवेट होगा. तो ये 0.10 है. तो ये है स्पेशल रूल ऑफ एडिशन, हमने यहाँ पर यूज किया है. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट रूल, हम ये जो रूल्स ऑफ एडिशन हमने ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी है. तो कॉम्प्लीमेंट रूल है. द कॉम्प्लीमेंट रूल इज यूज्ड टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट occurring by subtracting the probability of the event not occurring from 1. ये जैसे हमारे पास ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसमें वो कह रहा है एक इवेंट अगर अक्कर होगा तो अगर उसके हम 1 में से नॉट अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें तो ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट रूल यूज हो जाएगा. इट इज यूज टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट अकरिंग फ्रॉम 1. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये इवेंट ए है, इसके अक्कर होने के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जमा करें तो 1 बनता है. ये इवेंट ए है और ये बाकी सारा इसका कॉम्प्लीमेंट है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बनेगा. तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट वाली प्रोबेबिलिटी को राइट पे ले जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो ये 1 से अगर आप इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें तो ए की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी.
तो इसको हम यूज करते हैं इसी रूल को. An automatic straw machine fills plastic bags with a mixture of beans, broccoli, and other vegetables. Most of the bags contain the correct weight, but because of the variation in the size of the beans and other vegetables, a package might be underweight or overweight. Use the complement rule to show the probability of a satisfactory bag is 0.9. तो हमारे पास यहाँ पे 0.9 यहाँ पे नजर भी आ रहा है, लेकिन हमने कॉम्प्लीमेंट रूल को यूज करना है, हमने बी की प्रोबेबिलिटी को यूज नहीं करना. तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या है, ये टोटल हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसको वन डायग्राम बोलते हैं. इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है. ए की प्रोबेबिलिटी 0.025 है, सी की प्रोबेबिलिटी 0.075 है और बाकी सारा जो है वो बी की प्रोबेबिलिटी है. जो इसको हम अगर बी कहें तो ए और सी जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होगा. तो उसने क्या किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में ए और सी आते हैं, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर सी, और प्रोबेबिलिटी ए आर सी को हम कैसे ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकाला, 0.10 निकला, तो 1 से माइनस किया तो ये 0.90 आ गया. तो ये कॉम्प्लीमेंट रूल को प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.